नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम जो है अ, इससे पहले हमने जब महाजनपद के बारे में देखा तो हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया, और 16 महाजनपदों के अध्ययन करने के बाद हम इस चीज़ को देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है। तो आज हम उसी महाजनपद का हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मगध का उद्भव, यानी मगध महाजनपद का उद्भव कैसे क्या हुआ उसके विषय में हम पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद बनकर उभरा। कालक्रम में हर महाजनपद को ये जीत लेता है। होता क्या है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज्य या सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर कौन उभरता है, तो ये मगध बनता है। ठीक है। और कालक्रम में मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो ये महाजनपद जो है अन्य महाजनपदों को क्या करता है, जीत लेता है। ठीक। तो इसके राजनीतिक कारण हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 वंशों का शासन था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो ये राजनीतिक कारण भी है, इसके अलावा हम अन्य कारण देखेंगे, लेकिन हम इस राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम इन तीनों डायनेस्टी मतलब तीनों वंशों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीनों ही वंश बड़े इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो हर्यक वंश, ठीक। तो हर्यक वंश के विषय में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ नाम आता है बिंबसार का। इसमें 3 आपको शासक देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से, बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन, जिसको उदयन भी कहते हैं। ठीक। तो बिंबसार जो है 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, और कहाँ किसकी गद्दी पर बैठा, ये मगध की गद्दी पर बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबसार किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यह पहला शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ब्रह्मदत्त को हराकर इसने अंगराज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है। किसको हराकर, ब्रह्मदत्त, या कहीं कहीं पे इसको बृहद्रथ भी मिलता है, याद रखिएगा। मगध की स्थापना करने वाले भी कौन थे, बृहद्रथ, लेकिन ये बृहद्रथ दूसरे हैं और वो बृहद्रथ दूसरे थे। मतलब इनका पहला शासक भी बृहद्रथ था और अंतिम शासक भी बृहद्रथ था। तो जो बृहद्रथ था प्राचीन वाला जिसने मगध की स्थापना की, वो असल में जरासंध का पिता था। किसका पिता था, वो जरासंध का। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गिरिब्रज को बनाया था। ठीक है। अपनी राजधानी किसको बनाया था, गिरिब्रज को। और ब्रह्मदत्त या बृहद्रथ का बेटा कौन था, जरासंध। और जरासंध किसका ससुर था, वो कंस का ससुर था। ठीक है। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मदत्त को हराकर ये अंग राज्य को काय में मिला लेता है, मगध में मिला लेता है। ठीक है। और 52 वर्षों का शासनकाल था। ठीक है। कितने वर्ष तक शासन किया इसने, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। मतलब 544 में बैठा तो इसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया, मतलब 493 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। किसका निर्माण किया इसने, राजगृह। पहले गिरिब्रज था प्राचीन नाम, फिर इसको बहुत अच्छे से उसने बहुत अच्छे ढंग से उसको सजाया संवारा और उसको अपनी राजधानी बनाया। मतलब राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह तो इसने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से किया। दूसरा विवाह लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलन्ना से किया। और मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया। ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो लिच्छवी नरेश चेटक हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के मामा जी भी थे। ठीक है। तो जो चेटक हैं, चेटक की जो बहन थी त्रिशला, उनका विवाह हुआ था सिद्धार्थ के साथ में। और सिद्धार्थ किसके पिता थे, मतलब महावीर स्वामी के वो पिता थे। ठीक है। और जो चेलन्ना थी ये इनके मामा की बेटी थी, किसकी, महावीर स्वामी की। तो इस हिसाब से जो है बिंबसार जो है इनके क्या लगेंगे, जीजा या फिर बहनों ही हम कह सकते हैं। ठीक। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी जो है इनका विवाह हुआ था, किसका, बिंबिसार का। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बुद्ध की सेवा में इसने राजवैद नाम के जीवक को भेजा था। ठीक है। किसकी सेवा में, बुद्ध की सेवा में। जब बुद्ध बीमार हुए तो इन्होंने राजवैद नाम के जीवक को भेजा। किसने, बिंबिसार ने भेजा। और 493 ईसा पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। और इसको मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस भी कहा जाता है। किसको, क्षेत्रोजस कहा जाता है, किसको, बिंबिसार को। और श्रोणिक कहा जाता है जैन साहित्य के हिसाब से। इसके 2 नाम मिलते हैं, एक क्षेत्रोजस और दूसरा श्रोणिक। इसके अलावा हम अन्य चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। बुद्ध को इसने वेलुवन नामक उद्यान
प्रदान किया था। बुद्ध को क्या प्रदान किया था इसने? वेलुवन नाम का उद्यान प्रदान किया था, बगीचा। ठीक है। अजातशत्रु का जो जन्म है वो चेलन्ना से हुआ था। किससे हुआ था? अजातशत्रु का जो जन्म है चेलन्ना से हुआ था। मतलब अभी हम बिंबिसार के विषय में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अजातशत्रु इसका बेटा था, तो चेलन्ना से इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और चौथा विवाह भी हुआ था इसका, जो लिच्छवी की गणिका थी आम्रपाली, उससे भी इसका विवाह संपन्न हुआ था। मतलब इसने 4 शादियाँ किया था। अब अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी है, और इसने 493 से 461 ईसा पूर्व तक इसने अपना शासन किया। लगभग 32 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक है। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली से। इसके पिता ने राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को। इसने अपनी राजधानी बनाया वैशाली को, और 32 वर्ष तक शासन किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। पहली बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इसी के समय हुई थी। ठीक है। पहली बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति मतलब बौद्धों की मीटिंग या बैठकें जो हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी वो किसके समय हुई थी? इसी अजातशत्रु के समय हुई थी। और इसने विवाह किस किससे किया था? इसने कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। फिर वैशाली की एक कन्या थी लिच्छवी, उससे विवाह किया, तो उससे इसको 2 पुत्र हुए, हल्व और विहल्व। उसके अलावा इसकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम था पद्मावती, और इसी पद्मावती से जन्म हुआ था उदयन का या उदयन का। ठीक है। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने किसकी हत्या कर दिया था? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। और इसका जन्म किससे हुआ था? उदयन का, पद्मावती से। और पद्मावती इनकी पहली पत्नी थी, किसकी? अजातशत्रु की। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। उदयन जो है, उदयन को उदयभट्ट भी कहा जाता है, और 461 ईसा पूर्व से लगाकर 445 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। ये हमने ऊपर भी पॉइंट यहाँ देख चुके हैं कि इसकी माता का नाम क्या था? पद्मावती, उदयन की, है ना। यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म को मानने वाला था? ये जैन धर्म को मानने वाला था। इसके अलावा पाटलिपुत्र, या इसको हम कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना कर इसने उसको अपनी राजधानी बनाया। मतलब तीनों बाप बेटा ने अपनी अलग अलग राजधानी बनाई, तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, और पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है। ठीक है। पटना है इसका वर्तमान नाम, और पटना किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। ठीक। इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक। तो नागदशक अंतिम शासक हुआ इस वंश का, और 412 ईसा पूर्व में नागदशक की हत्या किसने कर दिया? शिशुनाग ने कर दिया। शिशुनाग कौन था? इस नागदशक का अमात्य या वित्त मंत्री था। ठीक है। तो इसने इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और कौन से वंश की नींव डाला? शिशुनाग वंश की नींव डाला। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए। अब देखो, पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया अपनी राजधानी को? इसने वैशाली ले गया। इसने अवंती को एवं वत्स को जीत लिया। अवंती मतलब उज्जैन, और वत्स मतलब हो गया ग्वालियर। ठीक। तो इसने दोनों को यहाँ पर जीत लिया। अब शिशुनाग के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, या इसको काकवर्ण भी कहते हैं। ठीक। शिशुनाग के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। देखिए पूरी राजधानियों का हौच पौच हो रहा है, इधर का उधर हो रही है राजधानियाँ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में इसी के समय हुई, याद रखेंगे। और इसी समय जो है बौद्ध धर्म में विभेद, क्या क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार से उनमें विभाजन हो गया। मतलब किसी कारण से विभेद उत्पन्न हुआ, और उसके कारण क्या हुआ? इनमें विभाजन हो गया, और ये 2 संघों में बढ़ गया, स्थविर और महासंघी। ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश की स्थापना उग्रसेन, मतलब पाली ग्रंथ के हिसाब से ये उग्रसेन है, और पुराणों के हिसाब से इनका नाम महापद्म नंद है। लेकिन ये दोनों एक ही व्यक्ति, चाहे उग्रसेन कहिए या महापद्म नंद कहिए। यह मगध का अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पुराणों में इसको सर्व छत्रांतक, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। किसने? महापद्म नंद ने। और इसका अंतिम शासक बना कौन इस वंश का? घनानंद। ठीक है। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था, और अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो चुकी थी, असंतुष्ट हो चुकी थी। यह जैन धर्म का अनुयायी था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है। और सिकंदर कहाँ से आया था? तो सिकंदर आया था बेबीलोन से आया था, यूनान से आया था। ठीक है। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हम उसका अध्ययन इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अध्ययन हमको बड़े विस्तार से करना होगा, और उसके अंतर्गत हमको सम्राट अशोक को बड़े विस्तार से देखना होगा। ठीक है। क्योंकि उनके शासनकाल में बहुत सारे हमको डेवलपमेंट देखने को मिले थे। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के कारण।
अब मगध राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ? एक तो पहले देखिए, हमने जब स्टार्टिंग किए थे राजनीतिक कारण में देखे तो यहाँ पर मुख्यतः हमको 3 वंश देखने को मिलते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके अलावा आर्थिक कारण देखें तो यहाँ पर कृषि का योगदान था, खूब खेती होती थी, और करों का योगदान था, मतलब लोगों पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक। फिर भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जो मगध था दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड था, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। भौगोलिक कारण में देखिए, यहाँ पर लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ठीक है, लोहा बहुत ज़्यादा मिला यहाँ पे, तो लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। कई नई नई किस्म के यहाँ पर लोहे के औजार बनाए गए और उससे अन्य काम भी किए गए। ठीक है, खानों का सहयोग, मतलब यहाँ पर माइनिंग का भी काम होने लगा। मगध की राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब जब कोई राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी होगी तो कोई भी दुश्मन इतने आसानी से उस पर अटैक नहीं कर सकता। और मगध के जंगलों से हाथी प्राप्त होते थे, मतलब बहुत सारे हाथी प्राप्त होते थे जंगलों से, तो उन हाथियों का इस्तेमाल युद्धों में किया जाता था। ठीक है, तो हर तरीके से जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, हमने भौगोलिक कारण देखे। इसके अलावा इसकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी यहाँ पर। ठीक, कहाँ पर? महाजनपद काल में। और महाजनपद काल में किसके अंतर्गत? हम मगध का समाज देख रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था मगध के समाज में बहुत जटिल हो गई थी। अस्पृश्यता का उद्भव, मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उसका भी उद्भव यहाँ हो चुका था। वैश्यावृत्ति का उद्भव हो चुका था। 16 संस्कारों का उद्भव और 8 विवाह का यहाँ पर हमको उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। आर्थिक कारण हम लोग देखते हैं। कृषि अधिशेष की स्थिति में था, मतलब यहाँ पर कृषि खाने के योग्य तो उगती थी, लेकिन जब कोई चीज़ सरप्लस में उगती, अधिक उगती है, तो आदमी उसका व्यापार और व्यवसाय करता है। मतलब कृषि अधिशेष में थी, इसलिए उसका व्यापार व्यवसाय भी किया जाने लगा। चावल की खेती के प्रमाण हमको बहुत ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। शहरी केंद्रों का साक्ष्य, जैसे वैशाली, श्रावस्ती या अन्य बहुत सारे शहरी क्षेत्र यहाँ पर, शहरी केंद्र यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। सिक्कों का प्रचलन तथा उद्भव। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन तथा उद्भव, जिसमें मुख्यतः पंचमार्क है, जिसको आहत सिक्के कहते थे, वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। सिक्के मुख्यतः 2 धातु के बने होते थे, चांदी के और तांबे के। लंबी दूरी के व्यापार का विकास, जिसको हम लोग उत्तरापथ मार्ग कहते हैं, उसकी भी चर्चा हमको मगध के समाज में देखने को मिलती। श्रेणी व्यवस्था अगर हम बात करें, या इसको हम लोग गिल्ड सिस्टम कहते हैं, असल में एक प्रकार का संगठित व्यापार सिस्टम था ये। ठीक, तो इसमें कौन कौन थे? शिल्पी थे, सार्तवाह थे, साहूकार थे और वर्णयिका। याद रखेंगे। शिल्पी क्या काम करते थे? उत्पादन करने वाला वर्ग था। सार्तवाह क्या था कि जो उत्पादन होता था उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। साहूकार पूंजी या निवेशक होते थे, जो लोगों को पैसा वैसा देते थे। और वणिक क्या, मतलब फुटकर विक्रेता होते, मतलब छोटे व्यापारी होते थे ये लोग। ठीक है, इनमें एक मुखिया होता था जो गलत व्यापार पर नियंत्रण करता था, और साथ ही एक प्रकार से वो जज भी हुआ करता था, जो सुनवाई भी किया करता था दोनों पक्षों में। ठीक, ये मठों को दान करते थे। कौन? यही लोग जो थे, पूरा सिस्टम किसको दान करता था? मठों को दान करता था। देश से निर्यात करते थे, मतलब देश से बाहर सामान भेजते थे। इसके अलावा ये राजा से अच्छा संबंध रखते थे, और एक दूसरे को आपस में, ये लोग एक दूसरे को क्या करते थे? आपस में एक दूसरे को सहयोग करते थे, तभी पूरा व्यापार सिस्टम बड़े अच्छे से चलता था। इस तरीके से ये आज की चीज़ें रही। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक विनती कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जब भी समय मिले तो वीडियो को समय निकाल कर अवश्य देखिए। जय हिंद, जय भारत।